क्लासेस हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ टर्म्स आप लोगों को क्लियर किए थे। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी क्रॉसेस मेड बाय मेंडल। और मेंडल, जॉर्ज मेंडल हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहे जाते हैं। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, कुछ क्रॉसेस किए थे और जिसकी वजह से कुछ रिजल्ट निकला था और उसी रिजल्ट के आधार पर सारे थ्योरीज बनाई गई जिसके आधार पर हेरेडिटी पढ़ाई की जाती है या हेरेडिटी होता है। क्लियर? तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। और एक अनाउंसमेंट मैंने लास्ट वीडियो में भी किया था कि जिस दिन मैं जो भी टॉपिक बनाऊंगी उसका नोट्स आपको उस दिन के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लास्ट वीडियो में मैं कंप्लीट नोट्स अपने अपलोड कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं। क्रॉसेस मेड बाय मेंडल। जॉर्ज मेंडल जो साइंटिस्ट थे, उन्हें हम लोग कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में ही हम लोग हेरेडिटी के बारे में पढ़ते हैं और सारा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन सबसे ज़्यादा इन्होंने ही दिया था, तो इसलिए इन्हें फादर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने इनिशियली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे और अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए इन्होंने चूज किया था पी प्लांट, मटर के पौधे। उन्होंने क्या चूज किया था, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं। उन्होंने चूज किया था पी प्लांट जिसका साइंटिफिक नेम होता है पिजम सैटिवम। ये आप लोगों को याद रखना होगा। व्हाट इज द साइंटिफिक और बायोलॉजिकल नेम ऑफ पी प्लांट? दिस इज पिजम सैटिवम। क्लियर? और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई ही सेलेक्टेड पिजम सैटिवम फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्यों सेलेक्ट किया था? इसके बहुत सारे रीजन है, बट 2 या 3 रीजन जो मेन थे वो मैं आपको बताऊंगी। रीजन क्या थे पिजम सैटिवम को सेलेक्ट करने के लिए? तो रीजन नंबर 1, इट इज सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट। अब आप लोग सेल्फ पॉलिनेशन तो समझते होंगे, तो जिसमें भी सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो उसमें आसानी से रिप्रोडक्शन हो जाते हैं। साथ में एक सीजन में, अब एक एग्रीकल्चरल सीजन की जब हम लोग बात करते हैं तो लगभग 3 महीना उसे लिया जाता है। 3 से 4 महीना का जो मंथ होता है एग्रीकल्चर में उसे एक सीजन माना जाता है। तो मटर के पौधे कब मिलते हैं? ठंड के दिनों में, गर्मियां में मिलती हैं क्या? भाई आजकल एग्रीकल्चर पढ़ने के कारण बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं कि अब सालों भर हमें सारी सब्जियां मिलती हैं, बट फिर भी सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो हमें मिलते ही हैं। तो एक सीजन में ये 2 से 3 जनरेशंस दे देता था, तो रिजल्ट क्विकली उन्हें मिल जाता था। तो इट गिव्स 2 to 3 generation in 1 सीजन। ठीक है, एक सीजन में 2 से 3 जनरेशन इसका मिल जाता था। तो भाई ये तो और अच्छा हो गया। उनका जो भी एक्सपेरिमेंट था वो तो हेरेडिटी के लिए था, तो कैसे कैसे कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं ये उन्हें पता चल जाता था। और थर्ड, इट टेक्स वेरी स्मॉल प्लेस। ये बहुत छोटे से जगह पर भी इस पिजम सैटिवम यानी मटर के पौधे जो होते हैं वो छोटे से जगह में भी अच्छे से ग्रो करते हैं। एक गमले में भी लगा दो तो ये अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। तो मेन ये 3 रीजन था जिसकी वजह से उन्होंने चूज किया था पी प्लांट को। ना और भी कुछ है कि इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की हम लोग बात करेंगे। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब आप लोग समझते होंगे, अपोजिट कैरेक्टर्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स। ठीक है, जैसे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर टॉल एंड ड्वार्फ, ये इस तरह के कैरेक्टर्स को कहते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। क्लियर? तो टॉल एंड ड्वार्फ, ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उन्होंने लिया था और ये एक्सपेरिमेंट किया था। बट आप लोगों को बुक में वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स नहीं पढ़ना है, सिर्फ 3 के बारे में पढ़ना है। 3 कैरेक्टर्स को लेकर के ही प्रोसेस पढ़ाया गया है, तो मैं सिर्फ 3 ही कैरेक्टर्स बताऊंगी और वो कैरेक्टर्स क्या है वो भी मैं बताऊंगी। ग्रीन एंड येलो,
ये दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और हो गए। एंड थर्ड wrinkled एंड राउंड। ये तीन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आप लोगों के सिलेबस में डाले गए हैं। तो भाई टॉल एंड ड्वार्फ, ये आप लोग इजीली देख भी सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल भी होता है। टॉल एंड ड्वार्फ, लंबा एंड नाटा। तो मटर की फलियां आप लोगों ने मार्केट में देखी होंगी। मटर की कुछ फलियां क्या होती हैं, थोड़ी सी लंबी होती हैं, और कुछ फलियां क्या होती हैं, छोटी होती हैं। क्लियर? ग्रीन एंड येलो। आपने मटर के दो तरह के सीड्स देखे होंगे मार्केट में, आप किसी भी राशन की दुकान में जाओगे आप लोगों को मिल जाएगा, वो हरा मटर, पीला मटर। क्लियर? तो वो ग्रीन कलर का भी होता है, वो येलो कलर का भी होता है। wrinkled एंड राउंड, ऐसे भी मटर की फलियां होती हैं। राउंड इट मीन्स कि इसका जो सरफेस होता है वो काफी स्मूथ होता है, और wrinkled इट मीन्स इसका जो सरफेस होता है वो थोड़ा सा wrinkled होता है, यानी उसके जो सीड कोट होते हैं ना वो थोड़े से wrinkled टाइप के होते हैं। तो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में से 3 आप लोगों को पढ़ना था। तो ये आप लोगों ने समझ लिया कि मेंडल कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। पी प्लांट का बोटानिकल नेम पिजम सैटिवा। क्या रीजन था जिसके कारण मेंडल ने चूज किया था पी प्लांट को, और 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जिसमें से 3 आप लोगों को पढ़ना था। तो ये सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हुए। अब मैं इसके बाद आप लोगों को क्रॉसेस के बारे में पढ़ाती हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट क्रॉसेस। तो उन्होंने बहुत सारे क्रॉसेस किए थे, बहुत सारा रिजल्ट दिया था, बट आप लोगों को आपके सिलेबस में सिर्फ 2 क्रॉसेस के बारे में पढ़ने हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो फिलहाल मैं अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस और उससे क्या रिजल्ट आया वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मोनो मीन्स 1। अब मैं एक और बात आप लोगों से पूछूंगी या मैं बताऊंगी, यदि मम्मी पापा से जो कैरेक्टर्स हमारे अंदर आते हैं, क्या एक ही कैरेक्टर आते हैं? जी हाँ, मैंने मोनो की बात की नहीं, बहुत सारे कैरेक्टर्स, मिलियंस एंड बिलियंस, यानी जितने कैरेक्टर्स हमारे अंदर होते हैं वो सारे कैरेक्टर्स आते हैं हमारे माता पिता से हमारे अंदर। ठीक है, बट एज ए साइंटिस्ट, अब भाई साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं कि वो लोग एक कैरेक्टर्स को ध्यान से देखते थे कि भाई टॉल एंड ड्वार्फ, यदि मैं इस एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रही हूँ तो यहाँ यदि मैं टॉल एंड ड्वार्फ ले रही हूँ तो क्या एक पी प्लांट से उसके बेबी में जो कैरेक्टर्स गया वो सिर्फ टॉल एंड ड्वार्फ ही था, बाकी के कैरेक्टर्स नहीं थे, सारे थे। बट उन्होंने ध्यान दिया सिर्फ एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पर कि किस तरह से वो ट्रांसफर हुआ, उसका प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर क्या है, क्या रेशियोज आता है। तो इस वजह से उन्होंने जो क्रॉस किया एक ही तरह का क्रॉस कराया, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कराया सारे पी प्लांट्स में, बट जो क्रॉसेस कराया उसमें उन्होंने ध्यान दिया 1 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पे, फिर जो दूसरा मैं बताऊंगी उस पर ध्यान दिया 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पे, एंड सो ऑन। तो आप लोगों को सिर्फ मोनो एंड डाइहाइब्रिड क्रॉसेस पढ़ना है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस इट मीन्स द क्रॉस which trace the inheritance of one pair of contrasting characters, यानी वैसा क्रॉस जिसमें 1 pair of contrasting characters को ले करके बताया गया है कि किस तरह से कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं। तो ये मैं क्रॉस बना रही हूँ, और ये क्रॉस आपको बनाने भी आता है एग्जाम में। डाइहाइब्रिड क्रॉस बनाने नहीं आता, बट ये क्रॉस आपको ड्रॉ करने आता है, बहुत ही आसान है, आप देखते जाइए और सीखते जाइए। तो क्रॉसेस के लिए भाई फिर वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक मेल होगा एक फीमेल होगा, कैरेक्टर्स तो उसमें बहुत सारे होंगे, बट इसमें हम लोग सिर्फ एक कैरेक्टर को लेकर चलेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो भाई ये मेल है, एक तरफ हम लोग फीमेल बना लेंगे। अब आप लोग ये साइन पहचान रहे होंगे, हम लोग किसी एक कैरेक्टर को लेंगे, ठीक है, ताकि समझने में भी आसानी हो, एंड it is also a monohybrid cross, that's why we have to take 1 character। तो हम लोगों ने क्या लिया भाई, चलिए ले लेती हूँ जो आपके बुक में है टॉल, एंड दूसरा लिया ड्वार्फ।
क्लियर? एक कैरेक्टर के लिए कितने जीन होंगे? लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, सिंस वी आर डिप्लॉयड सो वी हैव 2 जीन फॉर 1 कैरेक्टर। तो इसका जो जीनोटाइप होगा, ये तो फिनोटाइप है, ठीक है, इसका जो जीनोटाइप है, तो यहाँ पर जो उन्होंने लिया वो लिया प्योर। प्योर इट मीन्स यहाँ लिया उन्होंने ऐसा जिसका होमोजाइगस कंडीशन था। अब आप लोग होमोजाइगस सारा कुछ फर्स्ट वीडियो, अगर जो स्टूडेंट्स नए हैं और जो ये मेरा पार्ट 2 देख रहे हैं वो लोग पहले इस चैप्टर का पार्ट 1 देख लें ना। तो ये होमोजाइगस कंडीशन उन्होंने लिया। तो होमोजाइगस कंडीशन में टॉल के लिए टीटी एंड ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। क्लियर? चूंकि हम लोग डिप्लॉयड है तो एक कैरेक्टर के लिए 2 जीन हमें शो करना पड़ेगा ना। जब इसमें गैमेट बनेगा, जब इसमें गैमेट बनेगा एंड तब क्या होगा? ठीक है, जब गैमेट बनता है तो मेयोसिस होता है, और जब मेयोसिस होता है तब जो डिप्लॉयड कंडीशन है वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे 46 थे हम लोगों में तो 23 एंड 23 हो गए थे। तो सारे टाइप्स के जो जीन हैं वो सेग्रीगेट होंगे, यानी सारे टाइप्स के जो क्रोमोसोम थे वो अलग अलग हुए थे ना। तो चलिए, ये वाला टी अलग, ये एक गैमेट बन गया और ये दूसरा गैमेट बन गया। उसी तरह से इसमें ये एक गैमेट बना और ये दूसरा गैमेट बना। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या फिक्स है कि कौन सा गैमेट किसके साथ मिलेगा? हाँ, ये अलग बात है कि एक मेल और एक फीमेल का गैमेट मिलता है, बट कौन सा गैमेट, यानी कौन सा, चूंकि प्लांट की मैं बात कर रही हूँ, तो कौन सा पॉलन ग्रेन उसके एग के साथ फर्टिलाइज करेगा ये कोई नहीं जानता। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 मेल गैमेट है, 2 फीमेल गैमेट है, ये दोनों आपस में मिले, कौन किसके साथ मिलेगा मुझे नहीं पता। चलिए, इसलिए मैं सभी को मिला रही हूँ। फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ फर्टिलाइजेशन के बाद रीस्टोर हो गया कंडीशन। ठीक है, तो ये कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, देखिए इस तरह से और इस तरह से, ये दोनों मिलके बना दिया टी टी, ये दोनों भी बनाया टी टी एंड टी टी। क्लियर? ये हुआ बेबी। ठीक है, और ये जो बेबी हुआ इसमें फिर माइटोसिस एंड सो ऑन, अब आप लोग इतना पढ़ चुके हैं बेबी। दिस इज नोन एज F1 जनरेशन। यहाँ बहुत सारे बच्चे नए टर्म आएंगे, F1 जनरेशन। चूंकि इसका पेरेंट कौन था? इसका पेरेंट था ये, तो ये जनरेशन जो हुआ ये हुआ पेरेंटल जनरेशन। दिस इज पेरेंटल जनरेशन। अब बहुत सारे बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि मैम ठीक है, हम लोग अपने केस में देखेंगे पेरेंटल जनरेशन कौन है, F1 जनरेशन कौन है, F2 जनरेशन कौन है। ये आपकी स्टडी पर निर्भर करता है। यदि आप अपने दादा दादी को देखते हो और उसके बाद स्टडी करते हो अपने मम्मी पापा के लिए, ठीक है, अपने पापा के लिए, मम्मी तो दूसरे घर से आई है, नाना नानी से आई है, तो यदि आपने दादा दादी को देख करके स्टडी अपनी शुरू की, अपने ग्रैंड पेरेंट को देख करके अपने पेरेंट्स की स्टडी शुरू की, तो आपके ग्रैंड पेरेंट हो जाएंगे पेरेंटल जनरेशन, आपके पेरेंट्स हो जाएंगे F1 जनरेशन। क्लियर? यदि अब आपने अपने ग्रैंड पेरेंट को देख करके अपनी स्टडी शुरू की, ठीक है, तो आपके ग्रैंड पेरेंट हो जाएंगे पेरेंटल जनरेशन, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो जाएंगे F1 जनरेशन, आपके पेरेंट्स हो जाएंगे F2 जनरेशन। तो बेटा ये कोई फिक्स नहीं होता है कि कौन किस जनरेशन का है, ये स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो स्टडी में आपने स्टार्टिंग में क्या लिया, किसके थ्रू आपने स्टडी किया, ये डिपेंड करता है कि कौन सा जनरेशन कहलाएगा। फिलहाल हम लोगों ने स्टडी मेंडल ने क्या किया था कि पेरेंट के तौर पर 2 प्योर ब्रीड लिया था, ठीक है, और फिर उससे गैमेट बना, गैमेट से जो F1 जनरेशन बना, फर्स्ट जनरेशन, और इसका पूरा नाम होता है फर्स्ट फॉर 1 फीलियल जनरेशन। ठीक है, यहाँ मैं फिर से शॉर्ट कर दे रही हूँ, फर्स्ट फीलियल जनरेशन।
फिलियल इट मीन्स बेबी, तो बेबी, ऑफस्प्रिंग, फिलियल, ये सारा टर्म डिनोट करता है बेबी को, जो डोंट बी कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों का ये क्लियर हो गया कि क्रॉसेस क्या हुआ। F1 जनरेशन में उन्होंने क्या देखा, F1 जनरेशन में उन्होंने देखा जब प्योर ब्रीड उन्होंने लिया, यानी होमोजाइगस कंडीशन लिया, उस कंडीशन में क्या हुआ, F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट हुए सारे के सारे टॉल हुए। अब आप लोग ये समझ रहे होंगे इट इज हेटेरोजाइगस कंडीशन बट डोमिनेंट जीन इज टॉल, ठीक है। तो ये सारे के सारे टॉल हुए, ठीक है। फिर उन्होंने और भी क्रॉसेस कराया, और क्या आगे भी करवाया उन्होंने F1 जनरेशन का ही 2 प्लांट लिया। ये जो क्रॉस का साइन मैं बना रही हूँ इट इज नॉट मल्टीप्लिकेशन, इट शोज क्रॉस, ठीक है। तो F1 जनरेशन के 2 प्लांट्स उन्होंने लिए और उसमें उन्होंने सेक्सुअल प्रोडक्शन करवाया। चलिए तो फिर से ये सेम कहानी दोहराई जाएगी। क्या होगा भाई, इसका जो गैमेट बनेगा ये 2 डिफरेंट टाइप का बनेगा, दिस इज गैमेट, और फिर से फर्टिलाइजेशन होगा। चलिए तो कौन किसके साथ, देखिए ये दोनों गैमेट, इसमें भी एक उन्होंने मेल लिया फ्लावर, एक फीमेल फ्लावर लिया उन्होंने, तो ये टी और ये टी मिला तो क्या बन गया कॉम्बिनेशन, टी टी, क्लियर ना। अब ये इसके साथ भी तो मैच कर सकता है ना, तो ये क्या बन गया कॉम्बिनेशन, टी टी ना। अब क्या होगा, ये दोनों भी तो मैच कर सकता है आपस में, इट्स ओनली काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी। कैपिटल हम लोग हमेशा पहले ही लिखते हैं, ये इजी पड़ता है बताने में, ठीक है। एंड टी टी, ये इतने सारे कॉम्बिनेशंस मिले हमें, ठीक है। अब अगर फिनोटाइप देखा जाए तो, एंड दिस इज व्हाट इज इट, दिस इज F2 जनरेशन, क्लियर, दिस इज F2 जनरेशन, यानी सेकंड फिलियल जनरेशन इसे कहा गया। और ये क्वेश्चन आता है कि सेकंड, देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यदि बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, मैं बाद में सारे क्वेश्चंस भी लेके आऊंगी आप लोगों के सामने आफ्टर कंप्लीटिंग माय सिलेबस। तो इसमें जो क्रॉसेस बनाने आते हैं आपको, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, वो क्रॉस आपका सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आएगा, आपका जो भी रिजल्ट होगा। बहुत सारे क्रॉसेस मैं इसमें भी बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। बट सेकंड जनरेशन को शो करने के लिए मुझे ये करना पड़ा, क्लियर, यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा होगा ना। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, आपका बताइए, ये क्या होगा, कैरेक्टर, कैपिटल T, टॉल, कैपिटल T स्मॉल t, टॉल, दिस इज ऑल्सो टॉल, एंड दिस इज स्मॉल t एंड स्मॉल t, दिस इज ड्वार्फ। तो यदि हम लोग यानी दिखने में जो टॉल हैं, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन क्या रेशियो क्या हुआ, अब रेशियो यहाँ पर बच्चे फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक दोनों आ जाता है। तो यदि हम लोग कहेंगे कि फिनोटाइपिक रेशियो क्या हुआ, तो देखिए 3 हमारे टॉल हैं, तो क्या हो जाएगा 3:1, यानी टॉल कितना है, 3 है, इज़ टू ड्वार्फ कितना है, 1 है, ठीक है ना। फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस यदि कोई पूछे तो उसे हम लोग कहेंगे 3:1, बस आपको आंसर में सिर्फ ये लिखना है। यदि कोई पूछे व्हाट इज द phenotypic ratio of monohybrid cross, then you have to say 3:1. But यहाँ हम लोग जीनोटाइप की भी बात करते हैं, जीनोटाइपिक रेशियो की बात करते हैं। तो भाई जीन का स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा है, 1 है होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 है हेटेरोजाइगस कंडीशन और 1 है हेटेरोजाइगस रिसेसिव। तो इस तरह से अगर जीनोटाइप की यानी इसके जीन की बात की जाए तो इट इज 1:2:1, क्लियर। तो यदि कोई पूछा जाए कि व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्लियर, तो हम लोग F2 जनरेशन वाला रेशियो लिखेंगे
ये क्या होगा 1:2:1। तो इस तरह से ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस मैंने आप लोगों को समझाया। अब इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने 2 लॉज निकाले थे। वो दोनों लॉज क्या है मैं बता रही हूँ आपको, यहीं पर आपको बताऊंगी दोनों लॉज, क्योंकि इसी डायग्राम से वो रिलेटेड होंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंट, ये इनका पहला लॉ था, एंड द सेकंड वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्लियर भाई? लॉ के नाम से ही हमें पता चल जा रहा है व्हाट इज इट, ये क्या कहना चाह रहे थे इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा। फर्स्ट पहला लॉ क्या था? व्हेन वी क्रॉस्ड प्योर ब्रीड, प्योर ब्रीड अब आप लोग समझ गए होंगे, दोनों का होमोजाइगस कंडीशन होगा, देन वी गेट इन F1 generation only and only dominant characters। क्लियर? तो इस तरह से उन्होंने, मैंने आपको इसके पहले क्या बताया था, या लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उससे एक डाटा तैयार कर लिया कि कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है और कौन सा कैरेक्टर रिसेसिव है। एवरेज, एवरेज की मैं बात करती हूँ, ठीक है, कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। तो इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या देखा कि यदि उन्होंने प्योर ब्रीड लिया और उसका क्रॉसेस कराया तो F1 जनरेशन में हमेशा और हमेशा आपको जो कैरेक्टर मिलेगा वो डोमिनेंट मिलेगा। यही था इनका लॉ ऑफ डोमिनेंट जो उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा बताया था। सेकंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, नाम से ही पता चल रहा है सेग्रीगेट, सेग्रीगेट मींस अलग अलग हो जाना। तो यहाँ पर जिस समय मेंडल ने ये काम किया था, जीन टर्म उन्हें नहीं पता था, जीन दिया था जॉनसन ने, जॉनसन एक साइंटिस्ट का नाम है, तो जीन टर्म उस समय उन्हें नहीं पता था। तो वो क्या कहते थे कि भाई कोई फैक्टर होता है और वो फैक्टर ही हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। चलिए, फैक्टर जो रहता है किसी भी इंडिविजुअल्स में वो पेयर्ड फॉर्म में रहता है, ये भी उन्होंने कहा था। तो यहाँ जो हम लोग जीन की बात कर रहे थे वो पेयर्ड फॉर्म में सारे कैरेक्टर्स थे, ठीक है। तो पेयर्ड फैक्टर जो होते हैं, तो जब किसी भी इंडिविजुअल में किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जो फैक्टर होते हैं वो पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, बट जब गैमेट बन रहा होता है तो गैमेट बनने के दौरान वो जो पेयर्ड फैक्टर है वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं, ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ही हम लोग देख लेंगे। ये क्या है? ये भाई इस इंडिविजुअल, ये लेट अस सपोज ये भी पी प्लांट का पापा हुआ और ये पी प्लांट की मम्मी वाला फ्लावर हुआ, सेल्फ पॉलिनेटिंग है, इसमें से प्लांट अलग अलग नहीं होते, जरूरी नहीं है कि हो, फ्लावर अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये पेयर्ड कंडीशन है, किसी एक कैरेक्टर के लिए 2 फैक्टर है, ठीक है, जैसे टॉल के लिए 2 फैक्टर, ड्वार्फ के लिए 2 फैक्टर, बट जब गैमेट का फॉर्मेशन हुआ तो ये दोनों फैक्टर अलग अलग हो गए। दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, लॉ ऑफ डोमिनेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा, ठीक है। मैं अब डाइहाइब्रिड क्रॉसेस पढ़ाऊंगी। डाइहाइब्रिड क्रॉस, अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम लोगों ने समझ लिया है, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस समझना और भी आसान हो गया। डाइहाइब्रिड क्रॉस, इट मीन्स crosses which shows inheritance of 2 pair of contrasting characters। अब ये एग्जांपल लेके ही हम लोग समझेंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा था, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, या मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। मेंडल ने क्या किया कि भाई फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो किया उसमें सिर्फ 1 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया, सेकंड जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया, थर्ड में 3 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लिया। आप लोगों को सिर्फ 2 ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वाले पढ़ने हैं। अब उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसा प्लांट लिया जिसमें वो सारे के सारे प्योर ब्रीड ही थे, प्योर थे, यानी उनमें होमोजाइगस कंडीशन ही था। और अब उन्होंने नजर गड़ाई किस चीज पे? 2 कैरेक्टर्स पे एक साथ, यानी एक साथ 2 कैरेक्टर किस तरह से इनहेरिटेड होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, उसके लिए। तो यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल लिया है, 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया है। फर्स्ट वन इज राउंड एंड रिंकल्ड
ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सेकंड वन इज येलो एंड ग्रीन। मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया टॉल एंड ड्वार्फ, वैसे ही उन्होंने राउंड एंड रिंकल्ड के बीच में किया था, येलो एंड ग्रीन के बीच में किया था, और ये डिराइव कर लिया गया था कि राउंड एंड रिंकल्ड में राउंड है डोमिनेंट, येलो एंड ग्रीन में येलो है डोमिनेंट। ठीक है, तो इस तरह से वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से उन्होंने निकाल लिया था। उसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे डाइहाइब्रिड क्रॉस में कर रहे हैं। चलिए फिर शुरू करती हूँ। राउंड एक कैरेक्टर हुआ, येलो दूसरा कैरेक्टर हुआ। एक कैरेक्टर के लिए कितने जीन? एक कैरेक्टर के लिए 2 जीन, ठीक है, या 2 फैक्टर यहाँ पर। तो बस राउंड है अगर एक कैरेक्टर, तो भाई उसके लिए जो कि डोमिनेंट है तो कैपिटल R लिखा गया और ये 2 लिखा गया। राउंड के लिए 2 कैपिटल R, येलो भी डोमिनेंट है उसके लिए 2 कैपिटल Y। रिसेसिव कैसे डोनेट करते हैं? डोमिनेंट के स्मॉल लेटर से ही हम लोग डोनेट करते हैं। तो रिंकल्ड के लिए 2 स्मॉल r एंड ग्रीन के लिए 2 स्मॉल y। चूंकि 2 कैरेक्टर साथ साथ ट्रांसफर हो रहे हैं, हम लोगों ने दोनों को साथ में रखा है। यह पेरेंटल जनरेशन, यहाँ शॉर्ट फॉर्म, चूंकि मेरा बोर्ड छोटा है मैं पूरा नहीं लिखूंगी, पेरेंटल जनरेशन। उसके बाद क्या होगा बच्चे? गैमेट्स बनेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग बहुत तेज हो चुके हैं। गैमेट्स बनेंगे भी। गैमेट्स में होगा मियोसिस, मियोसिस के कारण 50-50 डिवाइड होगा, बट जो 50-50 डिवाइड होता है उसमें सारे कैरेक्टर्स वाले जीन तो आते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाई राउंड वाला किसी एक जीन में जाएगा, सॉरी राउंड वाला किसी एक गैमेट में जाएगा, येलो वाला किसी एक गैमेट में जाएगा, वैसी बात नहीं होती है। ठीक है, तो क्या होता है, आप लोगों ने मायोसिस मिटोसिस पढ़ लिया है। तो ये राउंड अलग होगा लेकिन राउंड एंड येलो एक साथ रहेगा क्योंकि दोनों अलग अलग कैरेक्टर हैं। क्यों? देखिए फिर से याद दिला दूं आपको, मैंने पिछले वीडियो में समझाया भी था। लेट अस सपोज एक क्रोमोसोम में ये राउंड यानी सीड के डिजाइन को कंट्रोल कर रहा है, ये इसके कलर को कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि टूट करके ये क्रोमोसोम चला गया एक गैमेट में और ये चला आया दूसरे गैमेट में। जब आप लोग मेयोसिस एंड माइटोसिस पढ़िएगा या पढ़ चुके होंगे तो फिर ये क्लियर हो जाता है ना। तो उसी तरह से इसमें R एंड Y साथ साथ होंगे, दोनों R दोनों Y अलग अलग हो जाएंगे। अब ये 4 कॉम्बिनेशंस बनेगा हमारा, जैसा मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस में बना था, बट सारे में रिजल्ट एक ही आने वाला है फॉर द सिंपल डिनोशन। ठीक है, ये क्रॉस आपको एग्जाम में बनाने के लिए नहीं आता है, कभी भी एग्जाम में मोनोहाइब्रिड क्रॉस आता है बनाने के लिए, उसका प्रैक्टिस आप लोगों को करना होगा। मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ करवाऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। डाइहाइब्रिड क्रॉसेस बनाने नहीं आते, आपको सिर्फ इसका रिजल्ट समझना है। तो इन दोनों में कोई सा भी गैमेट आपस में मिलेगा तो हमारा कॉम्बिनेशन, वंस अगेन वी हैव टू राइट R R एंड Y Y, यानी एक कैरेक्टर वाले जीन को एक साथ हम लोग रखते हैं, ये रूल है। और कैपिटल लेटर को पहले लिखा जाता है, ये भी रूल है और ये हमारी सुविधा भी होती है इसे समझाने में। ये क्या बना? दिस इज F1 जनरेशन। तो भाई F1 जनरेशन में जितने भी बेबी होंगे यदि उसके पेरेंट प्योर हैं तो क्या होगा? वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, बट जो एक्चुअल रिजल्ट आता है वो आता है F2 जनरेशन में। तो मैं यहाँ राउंड एंड येलो मिटा देती हूँ, इरेज कर देती हूँ, और ये क्रॉसेस मैंने करवाया फिर से। ठीक है, ये क्रॉसेस मैंने करवाया फिर से, यानी F1 जनरेशन के 2 फ्लावर लिए और एक मेल एक फीमेल फ्लावर लिया और दोनों को क्रॉसेस करवाया। अब देखिए गैमेट्स, जो इसके गैमेट्स बनेंगे, ठीक है, इसके जो गैमेट्स बनेंगे वो कितनी वैरायटी के बनेंगे? तो R एंड Y ये दोनों साथ साथ रहेंगे, लेकिन कौन से R किस Y के साथ रहेगा? क्या ये फिक्स है? नहीं, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं बनाती हूँ। 4 तरह का कंडीशन आएगा, कैपिटल R कैपिटल Y। हो सकता है ना कैपिटल R स्मॉल y के साथ मिलके गैमेट्स बना सकता है, क्योंकि गैमेट्स में ये डिवाइड हुआ है, बट R एंड Y ये साथ साथ हैं। ठीक है, स्मॉल r कैपिटल Y
एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो भाई यही रिजल्ट तो हमारा इसमें भी मिलेगा ना, फीमेल अगर है तो फीमेल की गैमेट में, मेल यदि है तो मेल की गैमेट में। ये हो गए। अब 4 गैमेट मेल के 4 गैमेट फीमेल के, तो कोई भी किसी के साथ कंबाइन कर सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इस तरह से यदि मैं क्रॉसेस दिखाऊंगी तो आप लोगों को समझने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं इसके लिए एक टेबल ड्रॉ करूंगी। उस टेबल को आप लोग ध्यान से देखना। टेबल भी आप लोगों को एग्जाम में ड्रॉ नहीं करने आता है, ठीक है, मैंने नोट्स में भी डाल दिया है, बट वो ड्रॉ करने के लिए नहीं आता है। हाँ, उससे जो रिजल्ट निकलता है वो आता है इस क्रॉस में, यानी कि ये फीमेल के गैमेट है और यहाँ जो भी मैं लिखूंगी ये मेल का गैमेट होगा। क्लियर? ये आसान तब होगा सामने मैं इसलिए बना रही हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। ये यूजलेस, इसे मैं इरेज कर देती हूँ ना। जो मैंने इधर लिखा है सेम वही गैमेट तो मेल का भी है। टेबल में आप लोगों को मल्टीप्लाई और एडिशन करने तो आता ही होगा, बिल्कुल बिल्कुल उसी प्रकार से। ये टेबल है और टेबल में कुछ नहीं करना है, सिंपल ऐड करके आपको लिख देना है, ठीक है, बहुत ही आसान है। देखिए ये मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट्स है ये सारे। अब ये कोई भी किसी के साथ कंबाइन करेगा, यानी 4 4 16 रिजल्ट हमें मिलने चाहिए, हमारा 16 आउटकम आना चाहिए। अब देखिए आर आर साथ में लिखेंगे, वाई वाई साथ में लिखेंगे, कैपिटल पहले लिखेंगे, स्मॉल बाद में लिखेंगे। इस चीज को सिर्फ ध्यान दीजिएगा। तो आर आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई। क्लियर? चलिए अब यहाँ आ जाते हैं। आर आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। वंस अगेन आर आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई, आर आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। क्लियर? इसी तरह से मैं पूरा टेबल भरती हूँ, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। मन करे तो आप लोग घर पर भी इसे बना सकते हैं, बट ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये मैं बार बार बोल रही हूँ। हाँ, इसका आउटकम, इसका जो रिजल्ट है वो आता है आपका ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब डोमिनेंट आप लोग जान चुके हैं, रिसेसिव भी जान चुके हैं। इट मीन्स जहां भी कैपिटल आर मौजूद हो, साथ में दूसरा वाला कैपिटल आर हो या स्मॉल आर हो, यानी डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, वो जो कैरेक्टर शो करेगा, वो जो ट्रेट शो करेगा, वो रहेगा राउंड। ठीक है? और जहां भी कैपिटल वाई मौजूद होगा, साथ में कैपिटल वाई रहे या स्मॉल वाई रहे, वो प्रॉपर्टी शो करेगा व्हाट? येलो। ठीक है? तो डोमिनेंट रिसेसिव आप जान चुके हैं। चलिए हम लोग रिजल्ट निकालते हैं कि आखिर डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्या रिजल्ट आया। इसके 16 बेबी की वैरायटी इसके पास आ गई। क्या हुआ? कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, ये प्रॉपर्टी क्या होगा? राउंड एंड येलो। चलिए हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1, राउंड एंड येलो। ये कितना हुआ? चलिए देखते हैं, मैं क्रॉस करती जाऊंगी यहाँ। राउंड एंड येलो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, राउंड एंड येलो। ये भी देखिए राउंड एंड येलो, ये भी राउंड एंड येलो, ये भी राउंड एंड येलो। 9 आने चाहिए इसके पूरे। चलिए हम लोग ढूंढते हैं ढूंढते हैं ढूंढते हैं। दिस इज ऑल्सो राउंड एंड येलो। दिस इज कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई है ना, राउंड एंड येलो। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7
8 and 9 होना तो चाहिए। राउंड एंड येलो, जस्ट वेट, ये सही है, ये भी सही है, राउंड एंड येलो। ये आप लोगों को हाँ मिल ही गया हमारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 है हमारा राउंड एंड येलो। ठीक है, ये रेशियो के लिए हम निकालते हैं। सेकंड कैरेक्टर देखिए हमें क्या मिला। सेकंड कैरेक्टर ये सारे तो हो गए। दिस इज कैपिटल आर, दैट्स व्हाई इट डिनोट्स राउंड, स्मॉल इट डिनोट्स ग्रीन। चलिए तो सेकंड है हमारा राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड, चलिए एंड भी मैं हटा दूं, राउंड ग्रीन। ठीक है, ये 3 मिलने चाहिए। देखती हूँ मैं, चलिए इसमें दूसरा कोई डिजाइन मैं बना देती हूँ। राउंड एंड ग्रीन 1, देखिए ये भी राउंड, चूंकि कैपिटल आ रहा है ना, एंड स्मॉल वाई है, दोनों राउंड एंड ग्रीन, एंड हियर इज आल्सो राउंड एंड ग्रीन। ये 3 मिल गए आपको। थर्ड हमारा क्या बचा, चलिए प्रॉपर्टीज हम लोग खुद से निकालेंगे। ये लाइन, ये रो हमारा गया, ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें आते हैं, स्मॉल आर है, दोनों होमोजाइगस कंडीशन में है, क्या होगा, ये रिसेसिव ट्रेट है, इट इज wrinkled, wrinkled and but the second one is yellow। हमारा नेक्स्ट है wrinkled yellow। ठीक है, ये भी 3 मिलेगा आपको। कैसे, देखिए दिस इज wrinkled yellow, दिस इज wrinkled yellow and this is wrinkled yellow। ये 3 मिला। एंड द लास्ट वन इज हमारा रिसेसिव कैरेक्टर आ गया हमारे पास, wrinkled, सॉरी wrinkled and green, it is 1। तो इस तरह से ये रेशियो निकला हमारा। ये क्रॉसेस आपको नहीं बनाना है, प्रैक्टिस भी नहीं करना है, सिर्फ समझना है, रिजल्ट आपको याद रखना है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो होता है, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का हमारा रेशियो था ना, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, जेनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। तो इसमें सिर्फ एक रेशियो पढ़ना है। यदि ये क्वेश्चन आए व्हाट इज द रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में क्या आया था, लास्ट ईयर इट मींस इसी साल 2020 में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आया था एक, कि भाई एक क्रॉसेस दे दिया गया था या फिर सैंपल पेपर में निकला था, एक क्रॉस दे दिया गया था और बोला गया था कि भाई ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर्स है। तो बताइए कि रिजल्ट में ये वाला जो कैरेक्टर है उसकी संख्या कितनी होगी। तो यदि आप लोगों को ये पता है, देखिए डोमिनेंट कैरेक्टर डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या मिला, 9। वेरिएंट कैरेक्टर यानी जो डिफरेंट कैरेक्टर्स है वो मिला 3 और 3। ठीक है, और जो रिसेसिव कैरेक्टर वो कितना मिला, 1। ये आपको याद रखना, यानी इसका रेशियो क्या होगा, 9:3:3:1। कोई भी कैरेक्टर हो, कोई भी प्लांट हो, ह्यूमन हो, एनिमल हो, प्लांट हो, जो भी हो, डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो कोई पूछे तो वो होगा 9:3:3:1। क्लियर। अब इस डाई हाइब्रिड क्रॉस को देख के हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि इफ मोर देन वन कैरेक्टर inherited, then it is not necessary that two characters are interrelated to each other। It means ये जरूरी नहीं है कि जो सीड राउंड है वो येलो ही होगा, वो ग्रीन भी हो सकता है। जो रिंकल्ड है वो ग्रीन ही होगा, वो येलो भी हो सकता है। It means all characters are independent from each other। और इसी से मेंडल ने एक लॉ निकाला, और वो लॉ क्या है, वो लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment, law of independent assortment। It means if more than one pair of contrasting characters inherited simultaneously,
देन ऑल कैरेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, सभी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, कोई एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होता। ये अलग बात है कि रिलेटेड होके वो ट्रांसफर हो जाए प्रोजनी में, बट वो इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, ये है हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस। और इस तरह से आज के वीडियो में मुझे दिखाना था मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हेरिडिटी के एक नए टॉपिक के साथ मिलती हूँ। टिल देन बाय।